हाँ जी, दिख रहा है स्क्रीन अभी? पेज नंबर 7 मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, ये हो गया था, तो ही हो गया था। यहाँ तक हो गया था, राइट? देखो, ये सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कर रहा है। बराबर यहीं तक हुआ था ना स्वयं? निश्चिता, यहीं तक हुआ था ना? फटाफट आंसर करो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ, 4 लाइन है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुर जी ने कहा कि गाना बजाना मतलब यहाँ पर वाद्य यंत्रों मोस्टली 3 के बारे में बताया है, और वो 3 कौन कौन से हैं हमने पाठ में अभी देखा। अब उनके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर, वनवासी मतलब जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जिनको कहते हैं, गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल, ताल मतलब रिदम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सुर मतलब गाने वाला कितना भी बेसुरा हो इट्स ओके, लेकिन म्यूजिक का रिदम बराबर होना चाहिए। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए, मैंने लास्ट टाइम इस पर डिस्कस किया था रेड इंडियंस के बारे में, है ना? कोलंबस जब गया था तो वहाँ के लोगों को, अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया था। और देखिए, या अफ्रीका के हबशी लोगों को, उनके अंदर क्या क्वालिटी है? कहते हैं कि गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। मतलब वो जो म्यूजिक बनाते हैं वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गाने वाला कैसा भी हो थकेला चलेगा। रेड इंडियनों का टमाटम एक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, टमाटम। और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है, ताल मतलब सही म्यूजिक देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर दिया है। इजाद मतलब एक नई खोज कर ली है, ढोल की भाषा की एक नई खोज की है। और उसी की लैंग्वेज में एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं ढोल बजाकर। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। उस ढोल के वाद्य से ही पता चल जाता है। आवाज ब्रेक हो रही है स्वयं? आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होएगा, लेफ्ट होके ज्वाइन हो, ठीक है? आवाज सबको नहीं ये हो रही, और डेफिनेटली मेरी वॉइस नहीं है बिकॉज मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है यहाँ से। सबको वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? रीज्वाइन करो, हाँ रीज्वाइन करो, ठीक है? हाँ, ओके, अब आगे। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। गाने बजाने का जो शौक होता है सब देशों में है, सभी लोगों में है, क्योंकि इंसान मनोरंजन के बिना रह ही नहीं सकता, उसे मनोरंजन चाहिए। और मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन है म्यूजिक। पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी गाने बजाने का शौक होता है। उदाहरण दिया, कहते हैं कि मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं, और उनका जो गवैया दल होता है, गाने का जो ग्रुप होता है, उनकी जो एक
पार्टी होती है गाने की, वो दल, दल मतलब समूह, जहां जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है गाने वालों को। हाँ, तो अभी आवाज नहीं आ रही है? अभी क्लियर है ना? ओके, ठीक। तो गवैया दल जहां जाता है गाने के लिए उसे पूरा सम्मान मिलता है, किंतु वहां के गवैयों पर एक आफत भी है, एक मुसीबत भी है। क्या मुसीबत है? किंवदंती है। किंवदंती मतलब ऐसी कहावत है, ऐसी बातें कही गई हैं ओरल में, हाँ, राइटिंग में नहीं। क्या कहा गया है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि भाई अगर कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसकी जुबान कटवा दो, गा नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखें क्यों फुड़वा देता था? जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा गाने लगता था तो उसके चाहने वाले बहुत हो जाते थे, उसको ज्यादा पैसा देने वाले हो जाते थे। तो ऐसे में वो एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा सकता था, इसीलिए उसकी आंख फोड़वा दी जाती थी कि तू अभी कहीं जा ही नहीं सकता है। ये तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन फिर भी ऐसा उस समय के लोग किया करते थे। अब आगे, यहां तक समझा? गाने वालों का दल, आफत मतलब मुसीबत की मदद, मतलब जनश्रुति मतलब कही हुई बात, कही हुई या लोगों द्वारा सुनी हुई बात। हाँ स्नेहा, मीनिंग मीनिंग बता तो ना। गवैया दल मतलब गाने वालों का समूह, आफत मतलब मुसीबत, लास्ट पैरा बाकी है, इसके बाद किंवदंती मतलब जनश्रुति। दिखा, ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक। हर पूर्वी देश, पूरब के देश जितने भी हैं, तो देश का एक ना एक बाजा मशहूर है, एक ना एक इंस्ट्रूमेंट फेमस है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, हम गाते हैं ना, सरस्वती माँ के हाथों में होता है वीणा। तो जिस तरह से भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है, वीणा की तरह है लेकिन उसे राजा कहते हैं। एक काठ का तख्ता, एक वो लटका रहता है, उस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में बजाए जाते हैं। पत्थर के टुकड़े 16 मतलब 16, 8 8 टू लाइन्स में, ठीक है। बजाए जाते हैं या सजाए जाते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी, काठ की मोटी लकड़ी, मुंगरी मतलब मोटी लकड़ी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के अनेक प्रकार के, नाना तरह के अनेक प्रकार के स्वर निकालते हैं, आवाजें निकालते हैं। बर्मा में, बर्मा एक देश है, तो बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है, ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं। अगर आप YouTube पे देखो तो एक व्यक्ति ने तबला, लगभग उसने 12-15 तबला एक साथ में रखा है, और सभी में से उसने सरगम की धुन निकालते हुए राष्ट्रगान गाया है, जनगण मन गाया है। तो आप उसके आवाज से सुन सकते हो कि कैसे उसने गाया, आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। तो ऐसे लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, नए नए धुन, नए नए राग, नए नए वाद्य यंत्र ऐसे ही बनाते थे।
जापानी लोग बांस के पोपले मतलब बैम्बू का जो पाइप होता है उसके टुकड़ों को क्रम से एक ऑर्डर में रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर, दिलचस्प मतलब एकदम इंटरेस्टिंग स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगलोंग कहते हैं। और जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से मतलब तार से, सितार में तार होता है ना, गिटार में तार होता है, तो गिटार सितार है ना, तो ये तार जिनमें होते हैं बजाए जाते हैं, तो तार के संयोग मतलब साथ से बने बाजों की भी बड़ी कदर है, बड़ी इज्जत है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां हैं। कहाँ? जापान में। कहाँ के? भारत के ये वाद्य यंत्र जापान में भी बजाए जाते हैं। ये बताना चाहा है। कितना सारा ज्ञान दिया लेखक ने इसमें। पोपले मतलब खोखले, और कदर मतलब कद्र, इज्जत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, चाहे जो शब्द लिख लो, पर्यायवाची शब्द है इसके। आगे, उत्तरी अमेरिका के रेडिस्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं। उनके पास केवल तीन ही बाजे होते हैं। कौन कौन से? ढोल, पिपुही और झुनझुना। पिपुही मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, है ना, जिसको शहनाई वादन भी कहते हैं, पिपुही। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे लेकर गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी, आदि निवासी मतलब आदिवासी, एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। जैसे ढोल का ही एक रूप है नगाड़ा, है ना, बड़ा सा ढोल बनाते हैं और उसकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है, उसको नगाड़ा बोलते हैं। और उसको एकदम टाइट करके फिर आग से उसको सेका जाता है, जिससे और ज्यादा टाइट हो जाए। तो जितना टाइट होता है उतना ज्यादा उससे अच्छी आवाज निकलती है। तो एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं, ढोल के अंदर उसके बॉक्स में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार, आपकी आवाज जैसे हाई नोट है, लो नोट है, मिडिल में है, तो जैसे है उसी के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। कम मतलब थोड़ा, बेशी मतलब ज्यादा करते हैं। जो जैसा गवैया है उसके अनुसार उसमें पानी कम या ज्यादा करते हैं, जिससे उसकी आवाज उससे मैच करे। समझा? पिपुही मतलब, सॉरी, मस्त मतलब मतवाले, मस्ती से भरे हुए। पिपुही मतलब पिपिहरी। अब कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं, कुछ बाजे ऐसे होते हैं जो बड़े अलग ही होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, एक प्रकार का, जैसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। मतलब उसमें कई इंस्ट्रूमेंट मिक्स होते हैं। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, एक तार वाला टन टन करता रहता है बस, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। तब सोचो, एक साथ खिचड़ी बजाते हैं पूरा। फिजी के आदि अधिवासी, देखो अलग अलग शब्द यूज किया, आदिवासी, आदि निवासी, आदि अधिवासी, मतलब आदिवासी।
एक लंबी सी बंशी, बंशी मतलब बांसुरी, फ्लूट, अपनी नाक से बजाते हैं। सोचो क्या टैलेंट होएगा, नाक से फ्लूट बजाते हैं। यस स्नेहा, पूछना है क्या आपको? स्नेहा, कुछ पूछना है तो मैसेज करो ना बेटा। हाँ, ओके, कोई बात। हाँ, तो नाक से बांसुरी बजाते हैं। और मलाया में, मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी बांसुरी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, काठ के मरिम्बा, मुझे भी नहीं पता मरिम्बा क्या होता है, मैक्सिको का है। मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही चार चार आदमी तक बजा लेते हैं। सोचो, बैठकर एक साथ में चार आदमी से बजा सकते हैं। हमारे देश को सिंगा ही दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। सिंगा, मरिम्बा, बंसी, देख रहे हैं ना, झुनझुने, घंटी, ये सब अलग अलग वाद्य हैं। तो सब हमारे लिए एक नया चीज है, एक नया प्रयास है कि इनको देखा जाए कैसे बजाया जाता है। अब आगे, बंसी मतलब बांसुरी, फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा, उसको सिंगा बोलते हैं। मरिमा मतलब मार कर, मतलब उसे पीट कर बजाया जाता है। तो बहुत सारी जानकारी मिली हमको गाना बजाने के इसमें। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने देश विदेश के कितने सारे वाद्य यंत्रों का हमें ज्ञान दिया। और अगर दो तीन बार इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से ये पाठ समझ में आएगा। अब हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं। श्रद्धा और प्रयास। आचार्य विनोबा भावे, श्रद्धा और प्रयास। एक से, श्रद्धा और प्रयास, और इसके लेखक हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, काका कालेलकर। लेकिन इनको इस तरह से कहना इनका अपमान होगा। इनका पूरा नाम आचार्य काका कालेलकर, ठीक है, आचार्य काका कालेलकर इनको कहा जाता है। और ये इतने इंटेलिजेंट थे कि इनके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है कि ये अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे, मल्टी टैलेंटेड, जिनको 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, मराठी के साथ साथ गुजराती में बहुत सारी बुक लिखी हैं। तो इन्होंने श्रद्धा, श्रद्धा समझते हैं, श्रद्धा मतलब किसी के प्रति प्यार और समर्पण। समर्पण मतलब डेडिकेशन, उसे श्रद्धा कहते हैं कि मेरी ईश्वर में श्रद्धा है, प्यार भी है, और समर्पण मतलब डेडिकेशन भी है। और प्रयास, कोशिश। हाँ श्रद्धा, अच्छा। ओके ओके, आपका नाम श्रद्धा है, तो श्रद्धा का मतलब ही मैंने बता दिया है ना। तो आपको आपके नाम का मतलब पता चल गया कि जिसमें प्रेम और विश्वास दोनों हो वो श्रद्धा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
कालेलकर जी ने लिखा है तो इसमें शब्द बड़े अच्छे अच्छे और बड़े हाई फाई वर्ड्स हैं, तो प्लीज मीनिंग जरूर लिख के चलना सब लोग, ठीक है। जैसे ये एक पत्र है और पत्र के माध्यम से बातें कही गई हैं। चिरंजीव, ची मतलब चिरंजीव, प्यारी पुत्री शांति, मतलब आचार्य काका कालेलकर जी अपनी बेटी शांति को यह पत्र लिख रहे हैं। कब? तारीख 21/12/67, मतलब 21/12/67 का पत्र है। 1967 का, देश की आजादी के बाद का है। हाँ, इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। उन्होंने लिखा पत्र में कि मैं जो पत्र लिख रहा हूं इसमें मेरा अपना कोई निजी विचार और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा कोई निर्णय मतलब डिसीजन नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, मैंने एक ही बात का उल्लेख किया, मतलब लिखा है। क्या है? जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इंसान को जिंदगी में जो कुछ करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। यह नसीहत अच्छी है। नसीहत का अर्थ लिख लो, एडवाइस होता है, उपदेश होता है। यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापू जी मतलब महात्मा गांधी जी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए। कर्ममय मतलब कार्य से भरा हुआ, काम से रत, काम में रत, मतलब हमें हमेशा अपने काम में, अपने सही काम में लगा रहना चाहिए। काम का मतलब यहाँ पर कामना से नहीं है, प्रयास से है। हमें हमेशा प्रयास में लगा रहना चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो कर्म में तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। हमारे अंदर विचार भी तो होना चाहिए। सिर्फ काम करने से काम, विचार सोच समझ कर, विचार मतलब जहां पर हमें अच्छे और बुरे बुरे का ज्ञान हो उसे विचार करते हैं। बापू जी के जर्मन जीव दोस्त, बापू जी को मतलब महात्मा गांधी के एक मित्र, कौन? जर्मन जीव दोस्त थे, फ्रेंड थे। कैलनबैक बापू जी से कहते थे आपके हर एक काम में, इतना बड़ा नाम है। हाँ, जर्मन जीव कैलनबैक बापू जी से मतलब महात्मा गांधी जी से कहते थे आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, बिल्कुल ओपन थॉट, चिंतन, सोचना, किसी बात के बारे में बार बार सोचना, और सिद्धांत मतलब नियम, निष्ठा, निष्ठा मतलब फेथ होती है। बापूजी आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत, निष्ठा होती है। क्षण क्षण, पल पल ऐसी नित्य जागरूकता, नित्य मतलब एवरीडे, हर दिन की जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं कि आप कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं। आपके अंदर हर पल एक नया बदलाव देखने को मिलता है। इससे मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? कोई शब्द, कोई सेंटेंस जो नहीं समझा है पूछ लो, फटाफट मैसेज में जाके पूछो। हाँ, हम दिखाने की जरूरत नहीं है। वन फास्ट। नो डाउट। ओके, रमनदीप को कोई डाउट नहीं, बाकी किसी को? अच्छा, हिमानी को भी। ये देखो, वेदिका वेरी बैड। हम क्यों दिखा रही हो आप? मैं बोल रहा हूँ मैसेज करो ना। देखो सब मैसेज कर रहे हैं कि नहीं? ओके ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। हाँ तनिष्का, कुछ पूछना है? तनिष्का, ओके ठीक है, चलो अब आगे। दूसरा प्रमाण पत्र,
दूसरा सर्टिफिकेट गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। अब आप सोचोगे मदन मोहन मालवीय कौन है? बनारस में, बनारस में था ना, वाराणसी, बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, उसको हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, उसको बनाने वाले थे मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो उनकी ओर से सर्टिफिकेट बापूजी को मिला था। क्या वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि बापू हम कई लोग, कई विद्वान लोग मिलकर बैठते हैं और कोई निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं और आपके पास आते हैं। तो आपके पास से क्या फायदा होता है? आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय दे देते हैं, जिसमें सबको संतुष्टि मिल जाए। संतोष मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सबको संतुष्टि हो जाए, आप कुछ ऐसा निर्णय दे देते हैं, ऐसा कोई फैसला दे देते हैं, अथवा रास्ता सुझाते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, देखो भाई ये रास्ता सही है, ये काम करो, आपको अच्छा उसका आपको प्रतिशत मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। ये तो ठीक, लेकिन इतनी जल्दी, इतना जल्दी कैसे कोई निर्णय दे सकता है? तुरंत निर्णय दे देते हैं। बड़ा कौतुक होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी ने कहा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय मेरे से इस तरह से कहा करते थे, जबकि वो अपने आप में एक बहुत विद्वान थे। ठीक है, पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ थे। सिद्धांत निष्ठ मतलब महात्मा गांधी जी सिद्धांतों को मानने वाले थे। ठीक है, सिद्धांतों का पालन करने वाले थे और उनके सिद्धांत उनके अंध नहीं बनाते थे। उनके जो नियम थे वो किसी को अंधभक्त नहीं बनाते थे कि बापूजी हैं, अरे भाई ये तो महात्मा गांधी, आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा करो, ऐसा नहीं। उस सिद्धांतों के अनुसार, नियमों के अनुसार, उसूलों के अनुसार जो है कहते थे ये चीज मानते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। सिद्धांतों का निर्णय, निर्णय मतलब फैसला, और अर्थ उसका मतलब वे तार्किक मतलब तर्क, लॉजिक, बुद्धि से करते नहीं थे, लॉजिक नहीं उसमें था। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तर्कांध मतलब उनके तर्क, उनके लॉजिक आंख बंद करके नहीं होते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, वो नियम के अनुसार बोलते थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, क्योंकि तुम शांति बिटिया, जब तुम पत्र भेजती हो तो उसमें प्रश्न जरूर होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। मतलब तुम्हारे प्रश्न पूछने का तरीका बहुत अच्छा होता है। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। मतलब आप जिस एटमॉस्फेयर में हो उसी के आधार पर प्रश्न को सजीव मतलब जीवंत, लाइव बनाया जा सकता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। मतलब जब तुम्हारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो मुझे भी मजा आता है कि अगर सामने वाला अच्छा प्रश्न पूछ रहा है तो मैं एकदम विस्तार में, डिटेल में उनकी बातों का जवाब दूं। ठीक है, तो यहां तक टिक मार्क कर लो, इसके आगे से अगले लेक्चर में फिर बताऊंगा। ठीक है सर? यस सर। डन सर? ओके सर, थैंक यू। प्लीज स्टूडेंट्स यहां तक टिक मार्क कर लेना।